नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज से हम लोग दोस्तों जो है पीआईबी डेली जो है पीआईबी हिंदी में स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, ख़ास तौर पे यूपीएससी में पीआईबी का एक बहुत अहम रोल है। चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो। खासकर आपने अभी पिछले 5 सालों के पेपर में देखा होगा तो प्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से पीआईबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही जब आप मेंस या निबंध लिखते हैं तो अपनी बातों को तार्किकता प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ प्रमाण सहित कुछ कहने के लिए पीआईबी एक अच्छा सोर्स है। और इसकी पीडीएफ भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली पीआईबी हिंदी का फर्स्ट सेशन। तो अभी जो है तिलक जी की 100वीं पुण्यतिथि थी, तो इसी पे हम लोग जो है बात करेंगे। लोगों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने के लिए लोकमान्य तिलक ने शिवाजी जयंती और सार्वजनिक गणेश उत्सवों को लोक उत्सवों के रूप में मनाने की शुरुआत की। ये प्री में भी जैसे कई बार पूछा गया है कि शिवाजी जयंती या गणेश उत्सव की प्रथा मनाने की शुरुआत किसने की, तो तिलक जी हैं, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। लोकमान्य तिलक अस्पृश्यता के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने जाति और संप्रदायों में बटे समाज को एक करने के लिए बड़ा आंदोलन चलाया। तिलक की 100वीं पुण्यतिथि है, तो इसका मतलब ये जानना चाहिए कि तिलक जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेंस में जो पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कि तिलक के बारे में डायरेक्ट पूछ ले, या पीसीएस मेंस में या बीईओ मेंस में, किसी में भी। साथ ही साथ प्री में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप इससे और भी फैक्ट्स अपने आप पढ़ लीजिएगा। जैसे तिलक के बचपन का नाम जो है तिलक जी के केशव था, उन्हें बलवंत के नाम से पुकारा जाता था। उनका जन्म जो है रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हों आप पढ़ लीजिएगा। उनका कहना था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। कई बार ये कमेंट पूछा है कि ये कमेंट किसने कहा था, ध्यान रखिएगा तिलक जी ने। तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का जो नारा दिया। जेल में रहते हुए तिलक जी ने गीता रहस्य लिखकर गीता के अंदर के कर्म योग को लोगों के सामने लाने का काम किया। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार उन्होंने कब दिया था, साथ ही किस जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। लोकमान्य तिलक द्वारा रचित गीता रहस्य आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। लोकमान्य तिलक मूर्धन्य चिंतक, दार्शनिक, सफल पत्रकार और समाज सुधारक सहित एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। लोकमान्य तिलक का स्वभाषा और स्वसंस्कृति का जो आग्रह था, उसे मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। तिलक जी के विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जब आप मेंस लिखेंगे या कहीं भी कुछ लिखते हैं तो आप तिलक जी को जो है वर्तमान चीज़ों से जोड़ सकते हैं। जैसे कि नई शिक्षा नीति 2018 भी आई थी, उसमें जो है स्वभाषा स्व संस्कृति का जोड़ जो था वो तिलक जी से जोड़कर बताया जा रहा है। साथ ही साथ न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर, या आप कह सकते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तमाम चीज़ों में आप तिलक को कोरिलेट कर सकते हैं। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि सच्चे राष्ट्रवाद का निर्माण पुरानी नींव के आधार पर ही हो सकता है। जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है, उसे सच्चा राष्ट्रवाद रचनात्मक कार्य नहीं समझता। हम अपनी संस्थाओं को ब्रिटिश ढांचे में नहीं डालना चाहते। सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अराष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। उन्होंने व्यायामशालाएं, अखाड़े, गौ हत्या विरोधी संस्थाएं स्थापित की। या प्री फैक्ट में पूछ सकता है। श्री अमित शाह ने कहा कि लोकमान्य तिलक अस्पृश्यता के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने जाति और संप्रदायों में बटे समाज को एक करने के लिए बड़ा आंदोलन चलाया। तिलक जी का कहना था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। लोकमान्य तिलक ने महत्वपूर्ण काम किया।
साथ ही लोगों को स्वाधीनता आंदोलन से, ये रिपीट हो रहा है, सॉरी, अगले उस पे चलते हैं। अगला पॉइंट है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ये ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत है, यूपीएससी में सीधा सीधा पूछ लेता है एक पॉइंट डाल करके। श्री राम विलास पासवान ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा की। 4 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के लिए मौजूदा 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इन 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया है। अभी तक 20 थे, अब 20 को मिला के 4 और 24 हो गए हैं। और वो कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, नागालैंड है, उत्तराखंड है। किसमें? राशन कार्ड में, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में। अब इसमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को शामिल करने से आज से 1 अगस्त 2020 से कुल 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके साथ ही लगभग 65 करोड़ यानी कि 80% कुल एनएफएसए जनसंख्या इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो 80% जनसंख्या है वो अब खाद्यान्न प्राप्त करने में पोर्टेबिलिटी के लिए भी सक्षम है। शेष राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, चाहे वे देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर ही क्यों न हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि ये वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या, तो ये उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अंतर्गत है। और ये जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जिसमें कि आपका गेहूं, चावल, दलहन है, इसके प्रति लोगों को सुरक्षा अधिकार प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ पोर्टेबिलिटी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर। एकीकृत प्रबंधन IMPDS के माध्यम से चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना है। वे प्रवासी एनएफएसए लाभार्थी जो अस्थायी रोजगार आदि की खोज में प्रायः अपने निवास स्थान बदलते रहते हैं, वे इस प्रणाली के माध्यम से FPS में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि EPO डिवाइस पर बायोमेट्रिक या आधार प्रमाणीकरण के साथ अपने सामान मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हक वाले खाद्यान्न कोटे की प्राप्ति करने का विकल्प प्राप्त करने में सक्षम बन चुके हैं। अब जैसे कि आप में मान लीजिए आ जाएगा वन नेशन वन राशन, टिप्पणी करने को आ जाएगा या किसी चीज़ पे जब मेंस भी आ सकता है, लाइक अभी BEO में या UPPSC मेंस में या UPSC में, तो आप ये लिख सकते हैं। PLI योजना से मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक संगठक पुर्जों के विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था। PLI योजना यानी कि जो प्रोत्साहन योजना है, लक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत भारत में विनिर्मित और वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर पात्र कंपनियों को आधार वर्ष जो कि 2019-20 है के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए 4% से 6% तक की प्रोत्साहन राशि देगी। ठीक है, प्रोत्साहन योजना है कि 4 से 6% तक का जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा विनिर्मित वस्तुओं के लिए। यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया के आह्वान के साथ ठोस रूप से प्रतिध्वनित होता है। PLI योजना के तहत कुल 22 कंपनियों ने अपना आवेदन दिया है
मोबाइल फ़ोन इनवॉइस वैल्यू INR 15,000 और इससे अधिक खंड के तहत आवेदन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियां इस प्रकार है। कौन कौन सी है? सैमसंग, फॉक्सकॉन, हॉनहाई, राइजिंगस्टोंग, विस्ट्रॉन एंड पैगाट्रॉन है। एप्पल जो कि 37% और सैमसंग 22%, ये दोनों मिलकर मोबाइल फ़ोन की वैश्विक बिक्री की राजस्व का लगभग 60% है और इस योजना से देश में उनके विनिर्माण आधार में कई गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। इस योजना से निर्यात को काफ़ी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगले 5 वर्षों में INR 11,50,000 करोड़ के कुल उत्पादन में से 60% से अधिक का योगदान निर्यात द्वारा दिया जाएगा, जो INR 7 लाख करोड़ है। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में INR 11,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा। इस योजना से अगले 5 वर्षों में लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अच्छा, जो फैक्ट्स लाइक 11,50,000 करोड़ ये नहीं पूछता UPSC में रकम और ये चीज़ें, पर ये समझाने के लिए है कि आप समझे किस तरह से परिवर्तन आएगा। अब इसमें जो आप लिख सकते हैं वो ये चीज़ हो गई, या समझ सकते हैं कि 5 वर्षों में लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इसके साथ प्रत्यक्ष रोजगार के लगभग 3 गुना अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। घरेलू मूल्य संवर्धन मोबाइल फ़ोनों के मामले में वर्तमान 15 से 20% से 35 से 40% तक और इलेक्ट्रॉनिक संगठक पुर्जों के लिए 40 से 50% बढ़ाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और निसंदेह ये आपको फ़ायदा करेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।